एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 13 अपशिष्ट जल की कहानी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं जिसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो आज का हमारा पार्ट 2 रहेगा और आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब तक हमने जल हमारी जीवन रेखा किस तरीके से ये पढ़ लिया, वाहित मल क्या होता है ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है यह टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर प्रदूषित जल का उपचार। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रदूषित जल का उपचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदूषित जल का उपचार। तो किस तरीके से जो हमारा जल प्रदूषित हो जाता है हम उसका उपचार करते हैं। तो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र जो हमारे हैं इनकी मदद से हम अपशिष्ट को जल से अलग करते हैं और उस किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन सी किस तरीके का जो इसमें मशीनें होती हैं वो यूज़ होती हैं, किस तरीके के फ़िल्टर यूज़ होते हैं, तो वो सब हम देखेंगे और कौन से फ़िल्टर से क्या चीज़ को हम अलग करते हैं। तो इस तरीके से आज हम पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषित जल उपचार। आपको उन प्रक्रमों को समझने में बहुत आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होंगे। तो ये जो हमारे बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं इनका केवल एक ही मतलब है कि इससे जो हम टॉपिक ये जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, पर ये हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको ये PDF दे दूँगी, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ। ये PDF आपको टीचर कनेक्शन पर मिल जाएगा, टीचर कनेक्शन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या होता है? अपशिष्ट जल उपचार में भौतिक, रसायन और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं। मतलब भौतिक, रासायनिक और जैविक जो प्रक्रम होते हैं वो शामिल होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। तो जो हमारे अपशिष्ट जल में जो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो द्रव्य होते हैं उनको अलग अलग करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप 1 क्या होता है कि सर्वप्रथम हम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाका, छन्ने या बार स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं उससे हम जल को गुजारते हैं। मतलब हम जल को उससे गुजारते हैं तो क्या होता है, इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े और जो डंडियाँ होती हैं, जो डिब्बे होते हैं, जो प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं, नैपकिन होते हैं, बड़े साइज के जो जितने भी संदूषक होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। तो बड़े साइज के जितने भी यहाँ पर संदूषक होते हैं वो किससे अलग हो जाते हैं? सलाका, छन्ने, जिसको बोलते हैं सलाका, छन्ने या बार स्क्रीन बोलते हैं। इसकी आप फोटो भी देख सकते हैं। ये इस तरीके का होता है। इससे प्लास्टिक, पन्नियाँ, ये सब चीज़ें जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जब हम जल को इससे गुजारते हैं तो ये सब यहीं पे रुक जाती हैं। तो इसके बाद अब स्टेप 2 आता है हमारा। स्टेप 2 हमारा क्या आता है, अब वाहित मल जो वाहित अपशिष्ट जल था उसको उसमें रह जाएगी ग्रिट और बालू। अब हम पहले हमने बड़े बड़ी चीज़ों को अलग कर लिया, अब हम ग्रिट और बालू को अलग करेंगे तो ये उससे थोड़ी छोटी होगी। ग्रिट और बालू अलग करने के लिए हम टंकी में ले जाएंगे और इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाएगा। मतलब जो जो जल है उसको बहुत धीरे धीरे छोड़ा जाएगा जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़, पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाएंगे। तो जब जल को हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो जितना बालू और ग्रिट वगैरह था ये सब पेंदी में बैठ जाएंगे टंकी की, और ग्रिट और बालू को अलग करने की ये टंकी है। धीरे धीरे जल को छोड़ेंगे और जल जो है वो पूरी तरीके से अलग होता चला जाएगा। तो इस तरीके से
फिर क्या होगा, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाएगा जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होना चाहिए। तो अब की बार हम इतनी बड़ी टंकी लेंगे जिसका जो पेंदा है, जिसका जो मतलब पेंदी के नीचे तली का भाग होता है, जो जो उसकी मध्य भाग होगी वो ढलान की तरह होगी और जल को टंकी में कई घंटों तक रखा जाएगा, फिर जिससे मल जैसे ठोस उस तली के मध्य भाग में बैठ जाए। तो जब तली में थोड़ी सी ढलान रहेगी तो जितना ठोस रहेगा, जो ठोस मल रहेगा वो तली में बैठ जाएगा और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी जब बैठ जाएंगी, जम जाएंगी, तो इनको खुरच कर बाहर निकाल दिया जाएगा। यह आपंक या स्लज होता है। तो इस प्रक्रिया का यह नाम क्या होता है, आपंक या स्लज होता है। क्या नाम होता है, आपंक या स्लज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही सीटेट में स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या हुआ ऐसे करके पूछता है, कुछ स्टेप मिस कर देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत नाम जो है वो बहुत ध्यान रखने हैं कि किस चीज़ से कौन सी अशुद्धि दूर हो रही है, किस प्रक्रिया से कौन सी अशुद्धि दूर हो रही है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र स्कीमर जिसे हम बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस जल को साफ किया जाता है और जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। तो अब तक जो हमारा जल होता है उसको हम कैसा बोलते हैं, निर्मलीकृत जल बोलते हैं। हम अशुद्धियाँ हटाते हैं, तेल और ग्रीस भी हमने हटा ली, हमने कंकड़ और पत्थर भी हटा लिए, जो बड़े बड़े चीज़ें थी वो भी हटा ली और जो अशुद्धियाँ रह गई थी मल जैसी उनको हमने क्या किया, तली में बिठा के वो सब हटा लिया। तो अब हमारा जल कैसे हो गया, निर्मलीकृत जल हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित कर लेंगे। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित कर लेंगे जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो जो जैव गैस का उपयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाएगा और निर्मलीकृत पंप जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य वांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। क्या होता है, निर्मलीकृत जल में अभी भी कुछ मानव अवशिष्ट पदार्थ बचे हुए हैं, खाद्य अपशिष्ट, साबुन, अन्य अवांछित पदार्थों का जो उपभोग है वो ये कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में संक्रित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं और अवशेष भाग को जल से निकाल दिया जाता है। सक्रिय आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए गए शुष्कन तल अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। और क्या होता है, फिर उपचारित जो जल होता है उसको अल्प मात्रा में क्या रह जाता है, कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व रह जाते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। जब हम इसे प्रकृति में विसर्जित कर देते हैं तो जो प्रकृति का जो प्रक्रिया है उससे ये और अधिक स्वच्छ हो जाता है। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले हमें उसमें क्लोरीन अथवा ओजोन गैस जैसे रसायनों से उसे जल को कैसा कर लेना चाहिए, रोगाणु रहित कर लेना चाहिए। तो जल को हम रोगाणु रहित कर लेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा हमने देखा, ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया थी, तो अब हमारा जो जल है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी जल की प्रक्रिया थी स्वच्छ करने की। अपशिष्ट जल को किस तरीके से उपचार करना है और फिर उसे कैसे प्रकृति में छोड़ना है, किन किन मशीनों का और किन किन प्रक्रियाओं का यहाँ पर यूज हुआ है, पूरी प्रोसेस को हमने समझा। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टिस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष
समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मित करते हैं। तो जहाँ पर भी वायुमल संयंत्र है उसके चारों ओर हमें किस वृक्ष का उपयोग करना चाहिए? यूकेलिप्टस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि हमें बहुत जागरूक नागरिक बनना है। तो समझते हैं किस प्रकार हमें जागरूक नागरिक बनना है। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति जो है वो मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। मतलब जो अपशिष्ट है हम उसको अपनी बुद्धिमानी से, अपनी जागरूकता से थोड़ा सीमित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही उत्पन्न वो कचरा है, हमारे द्वारा ही वो उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ है। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। तो हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। आप सबके साथ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वहाँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं और ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर मतलब बीमारियाँ हो जाती हैं। रोग कारक कैसी होती हैं? अस्वास्थ्यकर और रोग कारक होती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों का रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आपको जागरूक होकर क्या करना है, कि आपका क्या कर्तव्य है कि ये जो आप नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में जानकारी दें और उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित मल जल पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनसे अन्य नागरिक के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। तो इस तरह आप अपनी जागरूकता से क्या करेंगे? आप अपनी जागरूकता से जल का जो अपशिष्ट है, खुली जो नालियां हैं, इनको आप बंद कराकर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर पाएंगे, बीमारियां कम फैलेंगी और साफ सफाई भी रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज की जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।